सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। जैसा आप सबको पता है, मेरा नाम है रुपेश और मैं आप सभी को पॉलिटी की सीरीज करा रहा हूँ पावर आईएएस पे, जहाँ 25 दिन में हम पूरी की पूरी पॉलिटी को कवर अप करेंगे। अभी पिछले 15 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। फटाफट पहले उस पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली में देयर वाज सम इशू गोइंग आउट विद मी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बट अभी थैंकफुली सब रिजॉल्व हो चुका है। सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट द शो मस्ट गो ऑन। प्रिपरेशन अपनी चलती रहनी चाहिए। सो अगेन आई एम बैक अप विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। आपको ये सीरीज मुझसे क्यों देखना चाहिए? क्योंकि कोशिश यही है कि हम 25 दिन के अंदर में पॉलिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं, पॉलिटी आपको सिखा दे। जिन एस्पिरेंट्स ने पिछली क्लासेस को देखा है, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आपको चीजें याद होती हुई नजर आ रही होंगी, बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आती हुई नजर आ रही होंगी। कोशिश यही रहेगा कि पॉलिटी को मैं आपको इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि यूपीएससी से लेकर के, मतलब सिविल सर्विसेज से लेकर के, सीडीएस से लेकर के, असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर के स्टेट पीसीएस तक जो भी क्वेश्चंस पॉलिटी के आए, आप देखते हैं उसके आंसर को निकालो। और टू बी फ्रैंक, जैसे ही इन एग्जाम्स होंगे आप सभी के सामने मैं टेस्टिमोनियल्स भी शॉर्ट्स के फॉर्म में डालते रहूंगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूं तो कुछ तो प्रमोशन करूंगा ही, है ना। तो एनीवेज, बैक विद द क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके साथ में मैं आज आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम कहते हैं सर फंडामेंटल ड्यूटीज। चल ले भाई, क्या हो गया? हाँ, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। यानी कि आज हम दो क्लासेस मतलब दो चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटी। ट्रस्ट मी, आप मुझे 1 घंटा दो, 1 घंटे के बाद ये दोनों चैप्टर आज आप क्लास में सीख करके जाओगे। अगर आप सीख करके नहीं जाओगे तो अच्छे से देखना, क्योंकि सीख जाओगे, है ना। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट टू बी फ्रैंक, द क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश में, और इस कंटेंट को अपन कवर अप करते चलेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं आईएएस के एग्जाम में 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली ऐसे टॉपिक डीपीएसपी को लेकर के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वायलेट कौन कर रहा है, आपके सामने आप सभी के सामने आंसर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि पार्ट 4 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेके कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात, क्योंकि सेशन के बाद सब बनने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले, जितने भी एस्पिरेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल है सर यूपीएससी बाय रुपेश, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी तक जो जो चैप्टर्स इंडियन पॉलिटी के करा दिए हैं, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1 यूटीज, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, और आज मैं आप सभी को कराऊंगा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। एनीवेज, इन सभी का आपको वहां पे सेशंस मतलब पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है सर डीपीएसपी है क्या। देखो, चैप्टर पढ़ने से पहले ना इसके समराइज, इसको क्रक्स को समझते हैं। व्हाट इज दिस डीपीएसपी? मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूं। देखो, डीपीएसपी क्या है। यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा ना इस नाम को ब्रेक डाउन करते हैं, नाम में ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है? आपकी आपका जो स्टेट है, ये जो भी पॉलिसी बनाएगा, समझो इस चीज को, आपका जो स्टेट है वो जो भी पॉलिसी को बनाएगा, जो भी एक्ट्स को बनाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके बनाएगा। क्या करेगा सर? कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके स्टेट कुछ पॉलिसीज को बनाएगा। फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपको एक बेसिक सा पॉलिसी बताता हूँ। सपोज करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ऐसा एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि एक स्टेट में जितने भी लोग हैं उन सभी को बेसिक मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? बेसिक मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि इस सिद्धांत के बेसिस पे स्टेट एक पॉलिसी बना दे, एक एक्ट बना दे कि अच्छा काम करो, आयुष्मान भारत स्कीम निकालते हैं, 5 लाख रुपए तक का सबको हम क्या दे देंगे सर, फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या किया गया, एक सिद्धांत के बेसिस पे कुछ एक्ट बनाए गए। मतलब सिंपल है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नथिंग, इट इज जस्ट सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत जिसको स्टेट को ध्यान में रखना है जब भी स्टेट कोई एक्ट बनाए, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए। मतलब उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके आपको पॉलिसीज बनाना है। वो प्रिंसिपल कौन कौन से, आज की क्लास में सारे प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सो डीपीएसपी इज मोर अबाउट कि कुछ इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल जिसको ध्यान में स्टेट रखेगा जब उसको कोई एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये स्टेट के ऊपर में डायरेक्टिव है कि स्टेट को उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाना है। तो ये तो बहुत बेसिक है, यहां से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर, ये जो प्रिंसिपल्स है ये कुछ सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिद्धांत हमारे समाज में वेलफेयर प्रमोट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं सर? दे प्रमोट इज वेलफेयर। क्या प्रमोट करते हैं? वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है सर कल्याण। जैसे आप देखो, गवर्नमेंट का काम क्या है? क्या गवर्नमेंट का काम है व्यापार करना? नहीं, गवर्नमेंट का काम है सर कल्याण करना। गवर्नमेंट कैन नेवर मेक बिजनेस, गवर्नमेंट कैन डू वेलफेयर फॉर द मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समझो इस चीज को, जो सरकार है
उसका काम है कि सरकार मेजोरिटी सेक्शन के लिए कल्याण करेगी, व्यापार नहीं करेगी। व्यापार करना किसका काम है? जो प्राइवेट एंटिटीज है। फॉर एग्जांपल कोई कल एमएनसी आती है, कल कोई स्टार्टअप आता है, वो स्टार्टअप बिजनेस करेगा, उसको पैसा बनाना है। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना लोगों को। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक काम है, उस काम को एक पुरुष भी कर रहा है, उसी काम को एक महिला भी कर रही है, तो पुरुष और महिला दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर द इक्वल वर्क। अब देखो कितनी रीजनेबल बात है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो वेलफेयर प्रमोट कर रहा है। अब इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हो सकता है गवर्नमेंट कल एक पॉलिसी बना दे कि अगर किसी को इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे नहीं मिलेगा तो इस प्रकार के जुर्माने लगेगा, वॉट एवर द पॉलिसी, वॉट एवर द एक्ट भी। लेट्स टेक इट डिफरेंटली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलरली आपका डीपीएसपी क्या करता है सर? डीपीएसपी सोसाइटी में वेलफेयर प्रमोट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्वियस से काम है सर, क्या है काम? वेलफेयर को प्रमोट करना, एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक आप सभी को डीपीएसपी का एक बहुत बेसिक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब फटाफट अपन चैप्टर पे आते हैं, लेट्स डायरेक्टली जंप और स्विच टू द चैप्टर। अब अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से बताऊं, यानी कि संवैधानिक रूप में बताऊं कि डीपीएसपी आपको कहां दिखाई देगा, तो सर डीपीएसपी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिखाई देगा। किसमें? पार्ट 4 में। आर्टिकल 36 से लेकर के 51, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस को देखा है, फंडामेंटल राइट मेरे से पढ़ा है, उन सभी को पता है आर्टिकल 35 के पहले तक के सारे आर्टिकल्स कहां पे हैं सर? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, दैट इज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अच्छा, 35 के आगे 36 से लेकर के 51 तक ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट 4। इसके पहले वाला ये कौन सा पार्ट था सर? ये आपका पार्ट 3 था। क्या था ये सर? ये आपका पार्ट 3 था। डीपीएसपी क्या है सर? डीपीएसपी आपका पार्ट 4 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 36 से 51 किसमें आएगा? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं, इसको आप बोलते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? मैंने आप सभी को बताया था पिछली क्लासेस में कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स क्या है सर? ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब पता है क्या? जस्टिशिएबल का मतलब होता है लीगली इन्फोर्सेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जस्टिशिएबल का मतलब होता है लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि कल आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कल कोई भी आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या डीपीएसपी जस्टिशिएबल है? नहीं, डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं। इसके पीछे का लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? सपोज करो आपके डीपीएसपी में एक ऐसा सिद्धांत लिखा हुआ है कि आपके स्टेट में राइट बेटर हेल्थ सर्विस सबको मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा सा सिद्धांत है, मिलना भी चाहिए भाई, है ना। लेकिन किसी एक इंसान की हेल्थ सर्विस अच्छे ना मिलने से जान चली गई, लेट अस सपोज किसी की जान चली गई, तो अगर ये जस्टिशिएबल होता किसकी? फंडामेंटल राइट की तरह, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते, अब बोलते कि सर देखो डीपीएसपी में लिखा था किसी की जान नहीं जा सकती, इस स्टेट में इस इंसान की जान चली गई, अब इसके लिए जिम्मेवार आपकी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को हटा दो, गवर्नमेंट को बोलो हटने के लिए, क्योंकि ये तो जस्टिशिएबल है। जान कैसे चली गई? जान तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी आप क्या जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन जस्टिशिएबल, वो जस्टिशिएबल नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि हमारे पास में रिसोर्सेस उतने अच्छे नहीं है, उतने एडवांस रिसोर्सेस नहीं है कि आज के टाइम पीरियड में हम ये इंश्योर कर ले कि हमारे स्टेट में रहने वाले हर इंसान को उस प्रकार का मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करें कि किसी को भी कोई समस्या ना हो, राइट। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में हम आज उतने डेवलप नहीं है, और इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ था तब भी नहीं थे। इसीलिए डीपीएसपी को ना जस्टिशिएबल नहीं किया गया कि अगर कल डीपीएसपी का वायलेशन हो गया तो इसके लिए आप गवर्नमेंट के ऊपर में क्वेश्चन करो कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाए, इसलिए ऐसी चीजें ना हो, इसलिए डीपीएसपी को जस्टिशिएबल नहीं किया गया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर एंड दे आर सपोज्ड टू बी जस्टिशिएबल। बहुत बेसिक सी बात है सर, फंडामेंटल राइट तो अपना जस्टिशिएबल रहेगा ही। डीपीएसपी क्यों नहीं रहेगा आप सभी को समझ में आ चुका है, क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि आपका स्टेट, आपकी गवर्नमेंट उस लायक पहुंच चुकी है कि वो उन प्रिंसिपल्स को 100% एग्जीक्यूट करा दे। ऑब्वियस सी बात है सर, कहीं ना कहीं वायलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसलिए डीपीएसपी को लीगली जस्टिशिएबल नहीं किया गया है। सिंपल एज दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन बेसिक आता है, डीपीएसपी हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया है? तो सर वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिया हमने सर? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा सर, डीपीएसपी क्या काम करता है, क्या पर्पस है डीपीएसपी का? फंडामेंटल राइट का पर्पस था कि आपको पॉलिटिकली इंपावर करे, राजनीतिक रूप से आपको सशक्त करे। फॉर एग्जांपल कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता,
कोई आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपको सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लिसन दिस केयरफुली। आप सभी को अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, धर्म को मतलब धर्म के धार्मिक रूप से आप सभी के पास समान अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, है ना, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली इंपावर करता है फंडामेंटल राइट। लेकिन आपको सोशली इंपावर, आपको इकोनॉमिकली इंपावर डीपीएसपी करेगा। बोलोगे कैसे सर सोशली और इकोनॉमिकली इंपावर कर रहा है? फॉर एग्जांपल, समाज में इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट मिले, कहीं ना कहीं सोशली इंपावर तो कर ही रहा है आपको। इकोनॉमिकली भी इंपावर कर रहा है कि आप सभी को सेम रूप से पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इंसान वो अच्छे कम्युनिटी से उसको पेमेंट ज्यादा मिल गया और कोई गरीब आपको दिख रहा है, आप उससे काम करा रहे हो और उसको पेमेंट कम कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, ये ना हो। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आपको विकास के बारे में कौन सोचता है? डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी समाज में कल्याण के बारे में सोचता है। डीपीएसपी थिंक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज व्हाई डीपीएसपी हैज फोकस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे फोकस्ड है और फंडामेंटल राइट किस पे सर? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे फोकस्ड। एकदम क्लियर शार्प मीनिंग है, समझते चलो। क्वेश्चन इन पे कितनी बार यूपीएससी के अलग अलग वर्टिकल एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस में पूछे गए, है ना। आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और फटाफट, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो रोक करके लिख करके बताओ, अगर आप लोग चाहते हो तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा दिया है, मैंने सिटीजनशिप पढ़ा दिया है, मैंने सिटीजनशिप के साथ प्रियम्बल पढ़ा दिया हुआ है, राइट, यूनियन टेरिटरीज पढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया है। आज आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि 7 चैप्टर्स आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। इफ यू गाइज वांट, अगली एक वीडियो में लेकर के आऊंगा इन 7 चैप्टर्स से लगभग 50 क्वेश्चन जो यूपीएससी के अलग अलग वर्टिकल एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस में रिपीटेड थीम्स पे पूछे गए, वो आप सभी को प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे 15 बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि सर वी वांट दैट वीडियो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पीवाईक्यू एक बार करा दूंगा, लेकिन पीवाईक्यू करने के लिए एक बार आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इफ इट इज देयर विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो आगे चलते हैं। सर ये वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचता है, मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया, वेलफेयर मतलब कल्याण के बारे में सोचता है। अल्टीमेटली सर कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि वेलफेयर स्टेट का फीचर किसमें? डीपीएसपी में, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में भी देखता हुआ नजर आता है। अब मैं आपको बहुत बेसिक से कुछ चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि सर जितने भी गांव हैं, जितने भी रूरल एरियाज हैं, ये रूरल एरियाज, लिसन दिस केयरफुली, जितने भी रूरल एरियाज हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को एडमिनिस्टर करे। मतलब सेंटर रूरल एरिया में पंचायत में आकर के एडमिनिस्ट्रेशन ना करे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में है, दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता कि बिहार के किस ब्लॉक के किस गांव में क्या समस्या है? बिहार के जिस ब्लॉक के जिस गांव में समस्या है वो तो बिहार के उस ब्लॉक उस गांव के लोग बताएंगे ना। तो अल्टीमेटली हमें पंचायत को इंपावर करना चाहिए। ये आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था डीपीएसपी के। अब इसके ऊपर में हमने क्या कर दिया सर? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके पंचायती राज सिस्टम बना दिया। अब समझ रहे हो, ये एक पहले प्रिंसिपल था, दिस वाज द प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका प्रिंसिपल था। क्या था? ये प्रिंसिपल था और इसको हमने बाद में अपना पॉलिसी बना दिया, एक एक्ट बना दिया। आप समझ पा रहे हो? मतलब हमने प्रिंसिपल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, संविधान में संशोधन करके हमने इसको ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ डीपीएसपी वर्क। डीपीएसपी एक गाइडिंग लाइट है जो आपको बताता है कि आपको, मतलब स्टेट को, गवर्नमेंट को इस सिद्धांत को फॉलो करके चलना चाहिए। गवर्नमेंट उस सिद्धांत को फॉलो करके एक्ट बनाएगी। मतलब वो कहीं ना कहीं एक गाइडिंग लाइट है, किसके लिए? आपके स्टेट के लिए, ठीक है। अब देखो 37 में फंडामेंटल इन गवर्नेंस, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, डीपीएसपी को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, किसने बोला? बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला है। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। प्लस इसको कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। मतलब आपके संविधान की समझ, सोच बूझ करने की जो शक्ति होती है, कंसाइंस, इसको बोला गया। इसमें किसने बोला है? तो ग्रैंडली ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ। तो स्टेटमेंट्स आर अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। ये कुछ बहुत ही माइन्यूट और बेसिक लेवल पे मैंने आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कंपैरिजन दिखाया। इसके बाद से चीजें आपको और क्लियर रूप से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। नेचर कैसा है डीपीएसपी का? सर डीपीएसपी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्यों है? क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात करते हैं और ये प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्ट्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और कौन ये एक्ट और पॉलिसीज को बना रहे हैं या फिर उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? आपकी जो लेजिस्लेचर वाले लोग हैं, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग वाले लोग, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो उनको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन विचारधारा को ग्राउंड पे उस पे कानून बना करके उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इट्स लाइक गाइडिंग लाइट फॉर दोज इंडिविजुअल। सर ये नॉन जस्टिशिएबल है, न्यायाचित नहीं है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाके बोल सकते कि सर इसका वायलेशन हुआ है,
यानी कि इसको इन्फोर्स आप नहीं करा सकते जबरदस्ती। अगर वायलेशन हो गया तो आप पॉलिटिकल प्रेशर बना सकते हो। अब कोई गवर्नमेंट आकर के बोले, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके बोले कि आपके लिए हम यहाँ पे कुछ अच्छा डेवलप कर देंगे, आपके लिए यहाँ पे हम हॉस्पिटल बना देंगे, क्योंकि डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है कि हेल्थ व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आपके लिए हॉस्पिटल बना देंगे। अब उसने हॉस्पिटल नहीं बनाया, 5 साल बाद वोट मांगने आएंगे तो आप पूछो उनसे, पॉलिटिकली आप प्रेशर क्रिएट करो कि सर आपने तो बोला था हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल तो बना नहीं। तो इस तरीके से आप उन पे मोरली प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लीगली प्रेशर उन पे क्रिएट नहीं हो सकता, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इट इज नॉट enforceable in nature. That should be very clear to each and every one of you, right? Next sir, इनका नेचर क्या है? तो इनेबलिंग इन नेचर अंडर अनलाइक फंडामेंटल राइट। अब समझो इस चीज को, फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है, ठीक है। और कहते हैं कि जो डीपीएसपी है इट इज पॉजिटिव इन नेचर। अब आप बोलोगे सर ये क्या, पॉजिटिव नेगेटिव मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दे, बहुत बेसिक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का डिफरेंस बता रहा हूं, आप एक चीज नोटिस करना, फंडामेंटल राइट जो स्टेट है, कौन, स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टेट को कोई काम करने से प्रोहिबिट, रोकता है। फॉर एग्जांपल स्टेट ने बोला कि मैं एक स्कीम लेकर के आना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर इस स्कीम से मेरा अधिकार का हनन हो रहा है, माय फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। तो स्टेट फिर बोलेगा अच्छा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, चलो ठीक है, फिर मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट को पता है सबके फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, हम सभी के फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट कोई ऐसी इनिशिएटिव, कोई ऐसा स्कीम, कोई ऐसा एक्ट गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो मेरे और आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, वॉयलेट करे। समझो इस चीज को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टेट को काम करने से क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है सर, स्टेट को काम करने से रोक रहा है। आपके मेरे फंडामेंटल राइट से स्टेट के ऊपर में प्रेशर बन रहा है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले का मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। सो समहाउ इट इज क्रिएटिंग what it is restricting, it is prohibiting the state, state को prohibit करते हुए नजर आ रहा है। on the other hand अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो डीपीएसपी क्या कर रहा है सर, डीपीएसपी इज पॉजिटिव इन नेचर, डीपीएसपी प्रमोट कर रहा है, डीपीएसपी बोल रहा है कि भाई साहब इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके आप पॉलिसी बनाइए, आई एम सपोर्टिंग यू, अफर्मेशन के लिए बोल रहा है, फॉलो दिस प्रिंसिपल्स एंड मेक द पॉलिसी। सो डीपीएसपी इज पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज इट इज supporting the state to take action, whereas fundamental rights are negative in nature. Why? Because it is restricting the state from taking any action. अब इसके ऊपर मैं आपको बोल दूं कि यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी, यूपीएससी छोड़ा स्टेट पीसीएस में तो कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए। सो इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, वेरी इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब मैं अगर आपको सीधा लिख दूं इनेबलिंग इन नेचर अनलाइक फंडामेंटल राइट, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको समझ में आ गया इनेबलिंग इन नेचर का मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट को इनेबल कर रहा है काम करने के लिए, अनलाइक द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट इनेबल नहीं कर रहा था, प्रोहिबिट कर रहा था, रोक रहा था। नाउ आई थिंक द मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये नोट्स उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सेशंस को कंसिस्टेंटली देखा और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बताऊं तो ये रूट इसको कहां पे दिखाई देगा, सो इट इज रूटेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो एक इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करके चलना चाहिए, मतलब स्टेट को इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बनाया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहते हैं ब्लूप्रिंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस है, फीचर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इंस्पायर्ड है। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था जब मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहा था। एनीवेज इसको हिस्ट्री में भी अपने को पढ़ना है, बिकॉज हिस्ट्री एंड पॉलिटी समहाउ दे आर टुगेदर, राइट, आसपास में आपको आते हुए नजर आएंगे। चलो अब मैं फटाफट बता दूं डीपीएसपी के पीछे इन्फ्लुएंस किसका दिखाई देगा, तो सर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा कहा गया है। बी एन राव ने कहा है कि डिवीजन ऑफ राइट्स, राइट, मतलब बी आर राव साहब इसको डिवीजन ऑफ राइट्स के रूप से देखते हुए नजर आते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको इंस्पायर करके लिया हुआ है, सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये दिखाई देता है, प्लस महात्मा गांधी जी की विचारधारा और सोशलिस्ट विचारधारा आपको डीपीएसपी में दिखाई देगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूँ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल को 3 अलग तरीके से बांटा गया है। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये 3 आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हुआ नजर आता है। एक है महात्मा गांधी जी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधी जी की विचारधारा से मिलता जुलता कुछ प्रिंसिपल आपको दिखाई देगा। एक आपको दिखाई देगा सर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट मतलब होता है सर समाजवादी विचारधारा, मतलब जहां पे रिसोर्स का प्रोडक्शन
रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली स्टेट के पास हो, प्राइवेट एंटिटी का यहाँ पे रोल कम होता है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक आपको दिखाया था सर लिबरल इंटेलेक्चुअल, क्या दिखाया है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी का मतलब है कि आप बहुत ही लिबरल है, सबको इक्वल स्पेस दे रहे। इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी आपकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, कुछ ऐसी विचारधारा। मतलब ये तीन अलग अलग विचारधाराओं से कहीं ना कहीं प्रभावित आपको यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे, जिन प्रिंसिपल्स को स्टेट को फॉलो करना है अपनी पॉलिसीज को बनाने में। समझो इस चीज को, वो प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स है जिसको स्टेट, जिसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी, ये प्रिंसिपल किनसे इंस्पायर्ड है सर, ये इंस्पायर्ड है गांधी जी की विचारधारा से, ये इंस्पायर्ड है समाजवादी विचारधारा से, ये इंस्पायर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी से। मतलब दे आर इंस्पायर्ड विद थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स। अब एक एक करके देखेंगे। महात्मा गांधी जी की विचारधारा कैसी थी? फॉर एग्जांपल सर, हमें कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। डीपीएसपी में आपको दिखाई देगा कॉटन इंडस्ट्रीज, मतलब कॉटन या फिर आप कह सकते हो हैंड मील, मतलब हाथ से बनाई हुई इंडस्ट्रीज प्रमोट होती हुई नजर आनी चाहिए। महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कि हमें काउ स्लॉटरिंग नहीं करना चाहिए। डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि आपको काउ स्लॉटरिंग नहीं करना चाहिए। अब कोई स्टेट उसको एक प्रिंसिपल के रूप में एक एक्ट बना सकता है कि सर हमने अपने स्टेट में एक एक्ट बनाया है कि हमारे स्टेट में कोई भी काउ स्लॉटरिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा है डीपीएसपी में लिखा हुआ है काउ स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए। तो हमने उसके बेसिस पे क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दिया। उस विचारधारा के बेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक एक्ट बना दिया। समझो, बस यही काम है डीपीएसपी का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी में लिखा है तो गवर्नमेंट को करना ही करना है, गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट कैन ड्राइव द इंस्पिरेशन फ्रॉम द डीपीएसपी, फ्रॉम द आइडियल्स, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द डीपीएसपी। तो ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। सोशलिस्ट विचारधारा, ऑब्वियस सी बात है सर, समाज में जितने लोग हैं अगर काम करें तो सबको इक्वल पे मिले। सोशलिस्ट विचारधारा क्या करती है सर, जो आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है इसको कम करे, इट इज रिड्यूसिंग दैट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर लिबरल इंटेलेक्चुअल, जिनके आइडियोलॉजी का एसेंस अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा, उसको हम बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो डीपीएसपी इन तीन अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं से प्रभावित है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो भी विचारधारा से डीपीएसपी प्रभावित है, जिसको आप गांधीयन कहते हो या फिर आप इसको सोशलिस्ट या लिबरल इंटेलेक्चुअल कहते हो, ये क्लासिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने बाद में किया ताकि हम डीपीएसपी को इन विचारधाराओं के मदद से समझ सके। मतलब डीपीएसपी का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं गांधी जी से है, डीपीएसपी का इंस्पिरेशन लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी से है, डीपीएसपी का इंस्पिरेशन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से। इसको समझने के लिए हमने इसको क्लासिफाई किया। द क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आ सकता है that constitution divides DPSP into three different ideology, that is wrong. It is not that the constitution is divided. क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी ऐसे नहीं करता कि 38, 39 और 41 दे दे सोशलिस्ट में और गांधी जी में 40 आ जाए। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को करना होता तो वो करता 38, 39, 40 और गांधीयन में करता 41, 42। मतलब एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से अरेंज करता आर्टिकल्स को। देखो कितने हैपहजार्ड है, 42, 43 का ए यहाँ पे है, 43 यहाँ पे है। मतलब ये हमने किया है कि अच्छा ये जो 43 वाला है ना, ये महात्मा ये सामाजिक विचारधारा से मिलता है तो इसको सोशलिस्ट के अंदर डाल दो। अच्छा ये जो 40 है ना, ये गांधी जी की विचारधारा से मिलता है, इसको गांधी जी के अंदर डाल दो। अच्छा ये जो 44 है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल से मिलता है, इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल में डाल दो। इसको हमने किया। कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्लासिफाई करता तो वो बहुत ही प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल तरीके से करता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 है, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 है। कितने सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई किया गया, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना चिल्ला चिल्ला करके एक टॉपिक को 10 बार रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जाम में आप गलती करके आओगे दैट विल बी अ क्राइम। सो प्लीज मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू, जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे पेड कोर्सेज में ये कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता है। बिकॉज आई हैव बीन, छोड़ो, मतलब लेट्स नॉट गेट पर्सनल, वो बताने की जरूरत नहीं है ना, बच्चों को पता चल जाता है। एनीवेज चलो, अब मैं डीपीएसपी के एग्जांपल्स पे आता हूं। इफ आई कम बैक टू द एग्जांपल्स ऑफ डीपीएसपी, सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे आइडियोलॉजीज को मेंशन नहीं किया, मैं आपको कुछ आइडियोलॉजीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में 39 का बी और सी क्या बोलता है, प्रिवेंट वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसा ना हो सोसाइटी में सारा का सारा वेल्थ एक इंसान के पास में या कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के पास में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तो उसको सोशलिस्ट प्रिंसिपल में रखा गया है। कैपिटलिज्म की विचारधारा क्या बोलती है, कैपिटलिज्म आप सभी ने सुना होगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है सर पूंजीवाद। कैपिटलिज्म की विचारधारा कहती है कि अगर मैं मेरिटोरियस हूं, मेरे पास में मेरिट है, तो मैं इस धरती का सारा रिसोर्स का मालिक बन सकता हूं। उसको कोई दिक्कत नहीं है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंट्री,
कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पे वर्क करती है। अगर आप मेरिटोरियस है, आप बीएमडब्ल्यू में घूमो, मर्सिडीज में घूमो, आप एरोप्लेन में घूमो, जिसमें घूमना आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप देखो इंडिया में, हम इंडिया में सोशलिज्म नहीं फॉलो कर रहे हैं, आज हम इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा इंडिया में आज के टाइम पे भी एक कॉलोनियल माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर किसी के पास में बहुत महंगी कार है, 2 करोड़ की कार है, तो लोग पता है क्या बोलेंगे, ये पक्का कुछ 2 नंबर का काम करता है तभी इसके पास है। व्हाइट मनी इतना कैसे हो सकता है? बिकॉज हमने कभी समझा ही नहीं है कि अगर आप मेरिटोरियस है, आपके पास में बहुत अच्छा मेरिट है, तो आप व्हाइट मनी से भी बहुत महंगी कारें खरीद सकते हो, व्हाइट मनी से भी बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। तो ये एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा। एनीवेज कमिंग बैक, तो कैपिटलिज्म क्या करता है सर, ये मेरिट की पूजा करता है। सोशलिज्म का ये मानना है कि मेरिट को हटाओ साइड में, ये बताओ कि हमारे समाज में जितने लोग रह रहे हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा है। कैपिटलिज्म में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत हैफाजार्ड दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में एक इंसान, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली के एक एग्जांपल लूं, तो दिल्ली में आपको किसी ना किसी के पास में बीएमडब्ल्यू दिख जाएगा, और इसी दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे जो मेट्रो के नीचे सो रहे हैं, उनके पास में कंबल तक नहीं है, चादर तक नहीं है, लोग उनको कंबल और चादर गिफ्ट करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है, जिसके पास में स्टार्टअप है, कंपनी है, वो करोड़ों कमा रहा है, जो जिसके पास कुछ भी नहीं वो रोड पे सो रहा है। राइट, दिस इज हाउ द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही क्या दिखाई देगा, कह सकते हो अनइक्वल दिखाई देगा, बहुत डिफरेंस, बहुत गैप दिखाई देगा। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एग्जांपल आप अपने गांव में ले लो, आप अपने गांव जाकर के देखो, किसी के गांव में ऐसा नहीं होगा, एक भी भिखारी आपको अपने गांव में नहीं दिखाई देगा। इन योर विलेज यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल बेगर। ये हो सकता है कि आपके गांव में एक इंसान जमींदार है और एक इंसान के पास में खुद की जमीन नहीं है, किसी और की जमीन पर काम कर रहा है, लेकिन भीख नहीं मांग रहा है। मतलब क्या है, जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है वो मोर और लेस इक्वल है, इनइक्वालिटी कम है। कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी ज्यादा है, समझो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है सर इट प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मैंने आपको पूरा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर सोसाइटी में आता है, एथिक्स में आता है, ऐसे में कहीं आता है, तो यू शुड बी गेटिंग द क्वेश्चंस करेक्ट। एनीवेज आर्टिकल 41 कहता है सर राइट टू वर्क, हम सभी को काम करने का अधिकार होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। समाज के बारे में हम सोच रहे हैं, सिर्फ एक ही वर्ग के पास पावर ना हो, इट इज द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। 43 का ए का मतलब होता है सर अमेंडमेंट। मतलब हमने क्या कर दिया, डीपीएसपी में अमेंड करके इस आर्टिकल को ऐड किया। मतलब पहले से 43 था, हमने बाद में संशोधन किया तो 43 का ए हो गया, मतलब 43 को हमने अमेंड कर दिया। हमने ये अमेंड किया है कि जो वर्कर्स है, जो बेसिकली कंपनियों को मैनेज करते, कंपनियों में काम कर रहे हैं, जब उन कंपनी का मैनेजमेंट की बात आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टॉप कॉलेजेस से एमबीए पढ़ के लोग आ गए और वो ऊपर बैठ के पूरा मैनेजमेंट डिसाइड कर रहे हैं और नीचे वर्कर्स का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है सर, हमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करना है। अगर कहीं भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है तो ऐसा ना हो कि आप वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनको भी पार्टिसिपेशन लेकर के आओ, एक आध दो यूनियन लीडर लेकर के आओ, उनको बताओ कि हम इस प्रकार से मैनेज करने का सोच रहे हैं। दे आल्सो हैव द राइट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ना। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा दिखाई देता हुआ नजर आएगा। 47 क्या बोलता है सर, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप गांव में देखो, बच्चों को मिड डे मील मिलता है, न्यूट्रिशन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ होना चाहिए, हॉस्पिटल ठीक ठाक होनी चाहिए। अब आप देखो गांव में अगर किसी की डेथ हो जा रही है बिकॉज ऑफ सच लैक ऑफ पॉसिबिलिटी और हॉस्पिटल एक्सेसिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं 47 तो वायलेट हुआ ही। लेकिन आप कोर्ट नहीं जाके बोल सकते इसके अगेंस्ट में, क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है। बट हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर में मोरली प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू ऑल। डीपीएसपी के अब मैं अगर गांधीयन प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स दूं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 40 जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, महात्मा गांधी जी का क्या मानना था कि भाई हमारे देश में जो पंचायत है अपने इश्यूज को पंचायत खुद से सॉल्व करे। हमने सर संविधान में संशोधन करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड कर दिया फ्रॉम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 73वां 74वां संविधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने क्या कर दिया सर, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को अपने संविधान में संशोधित करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका इंस्पिरेशन क्या था, आर्टिकल 40। क्या है आर्टिकल 40? डीपीएसपी, वही इंस्पिरेशन था जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। कुछ प्रिंसिपल्स जिनको स्टेट को ध्यान में रख करके पॉलिसी एक्ट बनाने। ठीक है, क्यों बना रही है? क्योंकि वो वेलफेयर कर सके, बिजनेस कर सके नहीं, वेलफेयर कर सके। अब सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके। गांधी जी क्या बोलते थे, कॉटेज इंडस्ट्री बनाओ, ठीक है, केवीआईसी आपको दिखाई देगा। फिर आपको एससी एसटी का अपलिफ्टमेंट, तो आप देखो एट्रोसिटी एक्ट बना दिया गया कि आप एससी एसटी को क्या मतलब उनका बहुत ज्यादा आप मिसयूज ना करो, एक्सप्लॉइट ना करो, राइट। तो उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। देख लो ये सारे के सारे एक्ट्स किससे इंस्पायर्ड है, डीपीएसपी से इंस्पायर्ड है। ठीक, प्रोहिबिशन में आपको दिखाई देगा एनडीपीएस, है ना। मतलब ये सारे के सारे आपको बहुत बेसिक एक्ट्स दिखाई देंगे।
48 में आपको दिखाई देगा काउ प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर, ये आपको इसके अंदर में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ऑल्सो ये आर्टिकल्स क्या सब इंपॉर्टेंट है? सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 40 आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में आप जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, राइट, अमेंडमेंट्स के द्वारा जितने भी आर्टिकल्स ऐड किए गए डीपीएसपी में, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपके यहाँ डीपीएसपी में 4 अमेंडमेंट्स हुए, 42nd अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, अमेंडमेंट की चिंता नहीं करो, ये जो भी अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, आपको बस वो आर्टिकल्स को ध्यान में रखने, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल की अगर मैं बात करूं, इफ आई प्रिसाइजली टॉक अबाउट द लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी, तो किस प्रकार की आइडियोलॉजी दिखाई देगी? सर आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। अभी उत्तराखंड में आई थिंक यूसीसी लग चुका है, और आई थिंक उत्तराखंड के बाद में दे आर टॉकिंग कि गुजरात विल बी द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू हैव यूसीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं तो शायद मैं करंट अफेयर में पढ़ रहा था, मे बी इन अप्रैल, दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर इन द पिक्चर, बट एक बार आप लोग रीचेक भी कर लेना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, आर्टिकल 44 में दिखाई देगा। 45 में दिखाई देगा सर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बच्चों को चाइल्डहुड एजुकेशन मिलना चाहिए। 48 का ए का मतलब क्या है? अमेंडमेंट। हमने क्या डाल दिया? हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप सभी ने सुना होगा। फॉरेस्ट एक्ट गवर्नमेंट ने बनाई। ये सभी के सभी एक्ट इंस्पिरेशन कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? कुछ विचारधाराओं से ड्रॉ कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली बात है डीपीएसपी। फिर 49 में कर रहा है सर कल्चरल हेरिटेज, आपके जितने भी विश्व में धरोहर स्थल है इंडिया में, बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके जो भी इंपॉर्टेंट से मॉन्यूमेंट्स है, आपका लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, वट एवर बी द कल्चरल हेरिटेज साइट, उसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। आपको पता है सर डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, इस चीज को याद रखना। पहले तो भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी 2 ग्रीक वर्ड से बनता है, एक है डेमोस और एक होता है क्राटोस। इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का शासन, यही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सर 3 पिलर्स है। कितने पिलर्स है? देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कौन कौन से पिलर्स है डेमोक्रेसी के? एक है सर एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक है लेजिस्लेटिव, और एक है आपका जुडिशरी। क्या डिफरेंट है तीनों में? सर एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो किसी एक्ट को एग्जीक्यूट करे। फॉर एग्जांपल मैं मिनिस्टर हूं, मुझे एक पॉलिसी मिली है कि मुझे अपने मंत्रालय में इस पॉलिसी को इनेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। मुझे आयुष्मान भारत को देश के सारे हॉस्पिटल्स में एग्जीक्यूट करना है, आई एम एन एग्जीक्यूटिव। सो ऑल द मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटिव। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, राइट, जो ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देते हैं, जो सरकार की पॉलिसीज को अपने एरियाज में एग्जीक्यूट कराते थे, आर द एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेटिव मतलब सर लॉ मेकिंग, जो कानून बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोज हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट्स, in the state legislature, they are making laws and acts, they are the part of the legislatives. फिर जुडिशरी, आप सभी को पता है, जो चेक एंड बैलेंस कर रहा है, किसी के पास में ज्यादा पावर तो नहीं है, किसी के पास में कम पावर तो नहीं है। ये 3 अलग अलग विंग्स हैं, और इन तीनों विंग्स, इन तीनों के पास में अपने खुद के पावर है। तो आर्टिकल 50 बोलता है कि देयर शुड बी द सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इन विंग्स के बीच में हमें पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर में घुस जाए, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में घुस जाए। मैं जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज करो, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सपोज करो कल लोकसभा के अंदर में कोई डिस्कशन हो रहा है, कभी कल लोकसभा में किसी एक एमपी को दूसरे एमपी ने गाली दे दिया, तो जिसको गाली दिया ना, वो एमपी जुडिशरी कोर्ट में नहीं जाएगा, ये नहीं बोलेगा कोर्ट में कि सर इसने मेरे को लोकसभा सेशन में गाली दिया, बिकॉज लोकसभा का सेशन है, यानी कि ये पूरा का पूरा पावर लेजिस्लेटिव्स का है, इसमें जुडिशरी इंटरवीन कर ही नहीं सकता। लोकसभा में क्या बातें हो रही है, राज्यसभा में क्या बातें हो रही है, इसमें कभी भी जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकता। उस चीज को सॉल्व कौन करेगा? उस हाउस के जो स्पीकर है, उस हाउस के जो चेयरमैन है, फॉर एग्जांपल लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, क्योंकि वहां पे क्या है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, एक दूसरे के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिखाई देते हैं, सारे एमपीज के कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस दिखाई देते हैं। आई विल टीच एवरीथिंग, राइट। ये सीरीज बहुत ही फ्री है, बट ट्रस्ट मी, जो क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, आपको इसके बाद आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन निकलते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली इन द पॉलिटी। हैव ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो उसको भी देख लो, वहां से आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टोरी दिखता हुआ नजर आएगा। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अब क्वेश्चन आता है कि सर आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर में कौन से ऑर्गन्स का जिक्र किया गया? क्या ये तीनों ऑर्गन्स है? नहीं। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर में आपको दिखाई देगा जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आई एम मिसिंग आउट दिस पर्टिकुलर स्टफ, लेट मी चेक वंस, एक बार मुझे भी चेक करने दो, बिकॉज आई एम जस्ट मिसिंग अ लिटिल बिट। आर्टिकल 50 में सेपरेशन है ना, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट, हाँ,
जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दैट इज ट्रू। यानी कि आपके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा कि आर्टिकल 50 मेंशन अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। नीचे दिए गए कौन से ऑर्गन में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में लिखा गया है। और ऑप्शन में पता है क्या होगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। 4 ऑप्शन बन गए। आप कंफ्यूज, अरे यार कौन सा 2 था, याद रखना जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। याद करने का तरीका अब जो मैं डिवाइस कर पा रहा हूं, मैं भी भूल गया था, मतलब मुझे ध्यान में था, बट हाँ 2 तरीका है। आप ऐसे कर लो, जेई आपने सुना ना, जूनियर इंजीनियर, जेई बस याद कर लो। जे मतलब जुडिशरी, मतलब एग्जीक्यूटिव, कभी नहीं भूलोगे, आप भी नहीं भूलोगे, मैं भी नहीं भूलूंगा, राइट। ऐसे बेसिक निमोनिक्स अपन बनाते हुए चलेंगे ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में नहीं इंटरवीन कर सकती, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में नहीं इंटरवीन कर सकती। इस तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देगा। आर्टिकल 51 ज्ञान वाली बात है सर, इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई झगड़ा ना हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पीस होनी चाहिए, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी को जस्टिशिएबल क्यों नहीं बनाया गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी जब देश आजाद हुआ था, राइट। ये जो प्रिंसिपल्स है, ये सिद्धांत है, ये मोरल है, लीगल नहीं है। मतलब आपको मोरलिटी के ग्राउंड पे मोरली आपको एक काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बड़ा इंसान दिखता है तो मोरली आपको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पेक्ट नहीं दिखाओगे तो अगर आपको जेल हो जाएगा, दैट इज नॉट समथिंग लीगल, दैट इज समथिंग मोरल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोरल एंड लीगल। लीगल मतलब जहां पे मैंडेटरी शब्द आता है, मोरल जहां पे ऑब्लिगेशन आता है, समझो। देयर आर वर्ड्स व्हिच हैव डिफरेंट सेज इन पॉलिटी। ऑब्लिगेशन पुट्स obligation comes when morality is in picture, mandatory comes when there is something legal, right, legal come into the picture, okay। देश में लिटरेसी ज्यादा है सर, पॉवर्टी ज्यादा है सर, अंडर डेवलपमेंट ज्यादा है सर, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू लाइक मेक दिस जस्टिशिएबल इन नेचर, है ना। नेक्स्ट सर, डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, जस्टिशिएबल करने में दिक्कत होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखना है, that is something we are supposed to know once we cover this particular chapter। मॉडर्न रेलेवेंस अगर मैं बताऊं तो आज के टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा बहुत ही ब्रॉड है, फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ में चलता हुआ नजर आता है, राइट। तो ये सब चीज तो ज्ञान वाली बात है, आप इसको समझ चुके हो, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। बाकी मैंने आपको ये भी क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो डीपीएसपी है, राइट, क्या है, जो डीपीएसपी है ये जस्टिशिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल था, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक जस्टिस दे रहा है, ये कहीं ना कहीं सिविल या फिर पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, ये हमने कवर किया था, राइट। ये इन्फोर्सेबल कोर्ट्स में नहीं है सर, ये इन्फोर्सेबल है कोर्ट्स में, है ना। अगर आप देखो तो इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इसको हमने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अच्छा, ये इन्फोर्सेबल ऐसे नहीं है, लेकिन कल अगर हमने इसको लेकर के एक एक्ट बना दिया तो अब ये इन्फोर्सेबल हो गया, समझो। बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 40 कहता है कि हमारे पास में विलेज पंचायत होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अब आर्टिकल 40 के ऊपर में एक्ट बन गया, 73rd 74th अमेंडमेंट हो गया, राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, अब वो क्या हो गया, इन्फोर्सेबल हो गया। तो अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि दे कैन बी मेड इन्फोर्सेबल, दैट इज ट्रू। बच्चे गलती कर लेते हैं, हाउ कैन इट बी मेड इन्फोर्सेबल, इट कैन नॉट बी मेड इन्फोर्सेबल, अगर हमने इन्फोर्सेबिलिटी में तो पढ़ा ही नहीं था। नहीं, इट कैन बी मेड इन्फोर्सेबल वंस some policy, some act is made over those principles। उन principles को हमने कुछ policy act बना दिया तो फिर वो enforceable हो जाएगा, as simple as that। कुछ भी इसमें rocket science नहीं है, बस application है। डीपीएसपी को सर क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, इन्फोर्सेबल नहीं है, वेग है। वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है सर हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हुआ है, राइट, बस मैनिफेस्टेशन है चीजों को लेकर के। सेंटिमेंट्स का डस्टबिन है, मतलब कहीं ना कहीं चीज अकाउंटेबल नहीं हो रही, वही चीजों को यहाँ पे दिया गया। एनीवे दीज आर द ज्ञान वाली चीजें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आप ऐसे पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द डीपीएसपी। अब आप सभी का होमवर्क है, आप सभी का एक होमवर्क है सर, डीपीएसपी में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, आपको उन अमेंडमेंट्स को खुद से पढ़ना है। मैं आज की क्लास में अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको हिंट देता हूँ। 4 प्रकार के अमेंडमेंट्स हुए। सबसे मेजर अमेंडमेंट जो है वो है आपका 42nd, और एक अमेंडमेंट है सर 44th। ये दोनों बहुत मेजर अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट में सर 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया, 44th अमेंडमेंट में 1 डीपीएसपी ऐड किया गया। कौन कौन से अमेंडमेंट है, कौन सा डीपीएसपी ऐड हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये लिस्ट मिले तो मैं इसी पीडीएफ में इस पूरे के पूरे लिस्ट को अटैच करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, यूपीएससी बाय रुपेश। आप वहां से डाउनलोड करोगे, आपको ये वाला पार्ट भी उसमें मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो अमेंडमेंट्स किए गए, जो संशोधन करके आर्टिकल्स को ऐड किया गया, जो कहीं ना कहीं हमारा वेलफेयर क्रिएट कर रहा है, आपको उन आर्टिकल्स को याद करना है।
आप एक बार उन आर्टिकल्स को देख लो, बाकी जो यूसीसी वाले आर्टिकल्स थे, बाकी जो आर्टिकल 40 था महात्मा गांधी का, आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल पीस, ये 3-4 आर्टिकल यहाँ से याद कर लो, और यहाँ से अमेंडमेंट किए हुए जो 4-5 आर्टिकल है वो याद कर लो। बस 8 से 10 आर्टिकल अगर आपने याद कर लिया इसके बीच का, तो आपका डीपीएसपी के जो भी क्वेश्चन आते हैं इन आर्टिकल्स पे आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली द एग्जामिनर नोज दैट वी आर नॉट द लॉयर्स, हमें पूरा याद नहीं करना है, हमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन ही याद करना है, ठीक है, इतना कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। तो बाकी देयर इज नथिंग न्यू, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस पर्टिकुलर स्टफ। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सर ये आई जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ यू गाइस, थोड़ा सा इसको देख लो। हमने क्या कर दिया सर, गुरु द्रोणाचार्य के मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे जो भी ऐसे एस्पिरेंट है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली जॉइन दिस प्रोग्राम, है ना। दिस इज द ईयरली चार्ज व्हिच इज द लीस्ट पॉसिबल दैट वी कैन एक्चुअली ऑफर, क्योंकि बाकी सारे एकेडमीज देयर ऑफरिंग इवन दिस प्रोग्राम ऑन हायर स्केल, ठीक है, बट हमने इसको किया था कि हम वो मिडिल सेक्शन वाले एस्पिरेंट्स को टारगेट कर सके। बताने का रीजन क्या है सर आपको, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मेंटर आपको दिखाई देगा, चंदन सर, इन्होंने ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ कंटेंट इन इकोनॉमिस्ट है ये, राइट, इनकी काफी सारी बुक्स आपको इकोनॉमी में दिखाई देगी। सर्वर सर हैज गिवन 3 यूपीएससी इंटरव्यू, ग्रेट एक्सपीरियंस विद यूपीएससी एग्जाम्स। Shruti ma'am is a great mentor right now, she is working with Quality Council of India in Ministry of Home Affairs anyways, and this is the Solanki sir, अभी सर का रैंक आया है असिस्टेंट कमांडेंट में, so he has left, but anyway this is the team who are guiding the aspirant, the complete full fledged team जो बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करेगी प्रीसाइजली पूरे के पूरे पैकेज में क्या कर रहे हैं 24/7 तो आपको मेंटरशिप मिलेगा ही, कोई भी डाउट यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट द मेंटर। साथ में 5000 से ज्यादा आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, एक एक टॉपिक का पीवाईक्यू कराते हुए चलेंगे, व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप चीजों को देख सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्कीम, राइट। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम था, राइट, उसके कुछ मैं आप सभी के सामने में टेस्टिमोनियल शेयर करना चाह रहा हूं जो हमारे एस्पिरेंट्स ने शेयर किया हुआ, राइट। आप किसी के भी टेस्टिमोनियल को उठा करके देखो तो जितने भी एस्पिरेंट्स थे सब बहुत कंसिस्टेंट हो गए हैं बेसिकली आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। कंसिस्टेंट होने का रूल क्या है सर हमारे प्रोग्राम का, कि जो भी एस्पिरेंट इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे डेली सुबह उठ करके उनको 6 से 7 बजे के बीच में अपना पूरे दिन का शेड्यूल डालना है कि आज के दिन में वो क्या क्या पढ़ेंगे, और शाम को सोने से पहले 9 से 10 के बीच में उन्हें अपडेट करना है कि उन्होंने क्या क्या कवर किया। ये चीज इनिशियली सब लोग कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद छूटने लग जाता है धीरे धीरे करके। द गुड थिंग इन दिस प्रोग्राम इज कि इसमें जितने भी एस्पिरेंट है ये काम ये पिछले 4 महीने से डेली बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज वेरी कंसिस्टेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन्होंने रिमार्क्स दिया हुआ है। ऑब्वियसली रोहित सर इज डूइंग ग्रेट स्टफ, बट ऑब्वियसली बात है बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर वेरी कंसिस्टेंट। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर स्टफ, ठीक है। अब हमारा सर चैप्टर है द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर सपोज्ड टू कवर इज द फंडामेंटल ड्यूटी। तो एक काम करते हैं, लेट्स नॉट टेक बोथ द चैप्टर्स इन वन गो। फंडामेंटल ड्यूटी आधे घंटे का, इसको अगले क्लास में करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं सो दैट इट डजंट बिकम सो लेंथी फॉर एस्पिरेंट्स टू एक्चुअली रिवाइज द कंटेंट। तो आप सभी को आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है, अगली क्लास जो आएगी वो होगी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में। लेकिन उसके पहले फिर से बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो पिछले 7 चैप्टर्स का मैं पीवाईक्यू कराऊं तो मुझे एटलीस्ट 15 बच्चों का कमेंट चाहिए। डेफिनेटली द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द सेम टॉपिक, 50 पीवाईक्यू कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस का जो भी टॉपिक पढ़ा है इसके एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चन सही कराऊंगा, ठीक है। तो विद दिस एंडिंग ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।